दोस्तों, एक एडवोकेट, एक हाई कोर्ट के सीनियर वकील, जिसके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और बहुजन समाज के नेताओं को सर तन से जुदा कहने का आरोप लगा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 5 दिन जेल में रखा और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिर्फ 1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दे दी। और तो और हाई कोर्ट ने उल्टा पुलिस को ही फटकार लगा दी, कह दिया कि गिरफ्तारी असंवैधानिक थी, गलत थी, अवैध थी। अब आप ही बताइए, अगर यही काम किसी दलित ने किया होता, किसी आदिवासी ने किया होता या किसी मुस्लिम युवक ने किया होता, तो क्या उसके घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चल गया होता? क्या उसके ऊपर एनएसए नहीं लग गया होता? लेकिन यह मामला उल्टा है और इसी पर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पूरा मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का और इसकी जड़ में है एडवोकेट अनिल मिश्रा, जो ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कोई आम वकील नहीं बल्कि एक सीनियर रसूख वाला वकील है। मामला शुरू हुआ था अक्टूबर 2025 में, जब अनिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की, बहुजन समाज को निशाना बनाया और राजकुमार भाटी जैसे सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। राजकुमार भाटी ने क्या कहा था ये भी समझ लीजिए। उन्होंने जातिवादी मुहावरों और कहावतों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे शब्द जो किसी जाति को नीचा दिखाते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। बस इतनी सी बात थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बयान को काट छांट कर पेश किया गया और दावा किया गया कि उन्होंने एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और यहीं से शुरू हुई पूरी कहानी। एडवोकेट अनिल मिश्रा का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कथित तौर पर राजकुमार भाटी और संतोष वर्मा जैसे लोगों के खिलाफ खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दी। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो सर तन से जुदा करने की जो उन्होंने बात कही थी। सोचिए, सर तन से जुदा यानी सिर धड़ से अलग करना, ये वही नारा है जिसको लेकर के पिछले कई सालों से देश में बवाल मचा हुआ है। याद कीजिए नुपुर शर्मा वाला मामला, जब कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने नुपुर शर्मा के लिए यही नारा दिया था, तब क्या हुआ था? पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, मीडिया ने दिन रात कवरेज किया था, सरकारों ने एक्शन लिया था। लेकिन जब वही नारा एक हिंदू एडवोकेट, एक सीनियर वकील बहुजन नेताओं के खिलाफ देता है, तो क्या वही गुस्सा, वही एक्शन, वही मीडिया कवरेज देखने को मिलती है? नहीं, देखने को नहीं मिलती। और यही असली सवाल है दोस्तों। अब आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि असली खेल तो जनवरी 2026 में हुआ। 1 जनवरी 2026 की रात ग्वालियर में एक बार फिर बवाल मचा। इस बार आरोप था कि अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाई और आपत्तिजनक नारेबाजी की। ग्वालियर साइबर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एडवोकेट अनिल मिश्रा का नाम भी शामिल था। 1 जनवरी की रात ही पुलिस ने अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुई, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, जो कि एक बहुत ही गंभीर कानून है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गिरफ्तारी तो हो गई, अब क्या? लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 2 जनवरी को पूरा ग्वालियर शहर खौल उठा। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और दूसरे बहुजन संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर 2.5 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया। उनकी एक ही मांग थी, अनिल मिश्रा पर एनएसए लगाओ, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ताकि उन्हें आसानी से जमानत न मिल सके। और दूसरी तरफ उसी दिन वकीलों का एक बड़ा गुट और हिंदू महासभा अनिल मिश्रा के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। उनकी मांग थी कि भाई एफआईआर वापस ली जाए, गिरफ्तारी रद्द की जाए। यानी एक तरफ बहुजन समाज और दूसरी तरफ वकीलों का एक खेमा। पूरा ग्वालियर 2 हिस्सों में बंट गया। 2 जनवरी को ही जिला और सत्र न्यायालय में अनिल मिश्रा को उनके साथियों को पेश किया गया। 3 घंटे तक सुनवाई चली और जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अनिल मिश्रा को ग्वालियर सेंट्रल जेल में रखा गया। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्हें जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि स्वास्थ्य कारण एक आम कैदी को क्या इतनी आसानी से जेल अस्पताल में जगह मिल पाती है? यह भी एक सवाल है। खैर, इसके बाद आरोपी पक्ष ने तुरंत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष पवन पाठक ने खुद अनिल मिश्रा की पैरवी की, यानी एक पूर्व अध्यक्ष की पैरवी मौजूदा अध्यक्ष कर रहे थे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 3 जनवरी को हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो सका।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले के लिए एक स्पेशल डबल बेंच गठित कर दी, जिसमें जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती शामिल थे। अब यहां पर ओबीसी महासभा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 2 जनवरी को निचली अदालत से जमानत खारिज होती है और 3 जनवरी को ही हाई कोर्ट में मामला लिस्ट हो जाता है। क्या ये स्पीड किसी आम आरोपी को मिलती है? क्या किसी दलित आरोपी का केस इतनी तेजी से लिस्ट होता है? ओबीसी महासभा ने इसे मनुवादी मानसिकता और कॉलेजियम सिस्टम का असली रंग बताया। 4 जनवरी रविवार को हाई कोर्ट खुला रहा, यानी छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। शिकायतकर्ता राय सिंह बौद्ध को कोर्ट ने पक्षकार बनाया, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 5 के रूप में जोड़ा। उस दिन फैसला नहीं हुआ। बेंच ने कहा कि भाई, बिना फरियाद की मौजूदगी के फैसला करना ठीक नहीं है। 5 जनवरी को फिर सुनवाई हुई। 7 घंटे तक चली। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.के. मिश्रा, पवन पाठक समेत करीब 20 अधिवक्ता पेश हुए। 20 वकील एक आरोपी की पैरवी के लिए। क्या यह सुविधा हर आरोपी को मिल पाती है? जवाब आप खुद ढूंढिए। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर दिया। और फिर आया 7 जनवरी 2026, बुधवार का दिन, और उस दिन वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एडवोकेट अनिल मिश्रा को सिर्फ 1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दे दी और कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी, अवैध थी। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पुलिस तो दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों के तहत नोटिस देकर भी छोड़ सकती थी, लेकिन उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, यानी पूरा खेल पलट गया। जो शख्स कथित तौर पर सर तन से जुदा बोलता दिखा, जिस पर बाबा साहब की तस्वीर जलाने का आरोप लगा, उसकी गिरफ्तारी को ही कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि एफआईआर सही है, मामला चलता रहेगा और रिहाई के बाद कोई जुलूस या शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन सवाल वही है, क्या यही न्याय है? अब जरा एक और तथ्य देखिए। इसी मामले में बाकी 3 आरोपी जिनके नाम बहुत बड़े नहीं हैं, उनकी जमानत याचिका अभी भी कोर्ट में लंबित है। यानी मुख्य आरोपी जो सीनियर वकील हैं, उसे जमानत मिल जाती है और अब बाकी छोटे आरोपी अभी भी जेल में बंद है। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जो हमारे सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी है। आइए कुछ तुलनात्मक तथ्य देखिए। साल 2022 में जब ज्ञान वापी या नुपुर शर्मा वाले मामले में सर तन से जुदा करने के नारे लगे थे, तब यूपी पुलिस ने तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया था। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, एनएसए लगाया गया था। 2022 में ही जयपुर में सर तन से जुदा का वीडियो वायरल करने पर 3 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। 2023 में इंदौर में जब विश्व हिंदू परिषद के संतोष शर्मा को सर तन से जुदा की धमकी मिली थी, तब भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। यानी जब सर तन से जुदा का नारा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है, तब बुलडोजर, एनएसए, गिरफ्तारी सब कुछ चलता है। लेकिन जब वही नारा बहुजन नेताओं के खिलाफ जाता है, तो हाई कोर्ट उल्टा पुलिस को फटकार लगाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद इस मामले पर चुप क्यों हैं? आजाद समाज पार्टी ने ग्वालियर में प्रदर्शन तो किया, लेकिन क्या यह काफी है? क्या एक सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो संसद में इस मामले को उठाए? क्या मायावती, जो खुद बहुजन समुदाय की सबसे बड़ी नेता है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए थी? बीएसपी, सपा, कांग्रेस, सबसे यही सवाल है कि भाई अंबेडकर की तस्वीर जलाने और बहुजन नेताओं को सर तन से जुदा कहने पर इतनी ठंडी प्रतिक्रिया क्यों है भाई? हाँ, कांग्रेस ने भोपाल में अनिल मिश्रा का पुतला फूंका, रतलाम में दलित आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया, इंदौर और जबलपुर में भी विरोध हुआ, भाजपा ने भी इस बयान की निंदा की। लेकिन निंदा और एक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। निंदा से कुछ नहीं होता, असली बात तो एक्शन से होती है। और एक्शन हुआ क्या? बस इतना कि गिरफ्तारी हुई, 5 दिन जेल और फिर जमानत, बस। एक और जरूरी बात, मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठते हैं। अगर यही मामला किसी मुस्लिम वकील का होता तो क्या नेशनल न्यूज चैनलों पर दिन रात डिबेट नहीं चलती? क्या प्राइम टाइम में पैनल नहीं बैठते? क्या एंकर चीख चीख कर सवाल नहीं पूछ रहे होते?
लेकिन यहां अधिकांश बड़े मीडिया हाउस इस खबर पर अजीब सी चुप्पी ओढ़े बैठे हैं। ये चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि जब मीडिया चुप होता है तब अन्याय की जड़ें और गहरी होती जाती है। एक और तथ्य जो आपको जानना चाहिए, ग्वालियर में पिछले कई महीनों से अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। मनुस्मृति जलाने के विरोध में बाबा साहब की तस्वीर जलाई जाती है, फिर बहुजन समाज भड़कता है, फिर वकील समर्थन में उतरते हैं, फिर कोर्ट केस, फिर जमानत, पूरा सिस्टम जैसे एक चक्र में फंसा है और हर चक्र के बाद बहुजन समाज और कमजोर महसूस करता है। अब सवाल आपसे है, क्या लोकतंत्र में किसी सामाजिक न्याय की बात करने वालों को सरतन से जुदा करने की धमकी देना अपराध है या नहीं? क्या बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर जलाना सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या यह संविधान का सीधा अपमान है? और कोर्ट ने खुद कहा है कि एफआईआर सही है, यानी अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी जमानत मिल जाती है। यह कैसा न्याय है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बाबा साहब की तस्वीर जलाने वालों को इतनी आसानी से जमानत मिल जाती है तो कल को कोई और भी यही करेगा, फिर कोई और, फिर यह सिलसिला कहां से कहां जाकर कहीं नहीं रुकेगा। क्या हम एक ऐसे देश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां संविधान के पिता का अपमान करना भी एक छोटा सा अपराध बन जाएगा? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। याद रखिए, बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो इस देश के संविधान के निर्माता हैं। वो करोड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए उम्मीद की किरण है। उनका अपमान सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं है, ये पूरे संविधान का, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। और जब ये अपमान करने वाले को इतनी आसानी से छोड़ दिया जाता है, तब ये संदेश जाता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यही चीज डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ी थी कि कानून के लिए सब बराबर हों, और आज उन्हीं की तस्वीर जलाने वालों को बराबर का न्याय नहीं बल्कि विशेष सुविधा मिल रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एडवोकेट अनिल मिश्रा को मिली जमानत सही है? क्या उन पर एनएसए लगाना चाहिए था? क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती को इस मामले में आगे आना चाहिए था? क्या मीडिया ने इस मामले को सही तरीके से कवर किया? और सबसे जरूरी, क्या न्याय व्यवस्था में दोहरा मापदंड चल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही असली बदलाव लाती है। और अगर आपको लगता है कि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक ये खबर नहीं फैलेगी तब तक सिस्टम पर दबाव नहीं बनेगा। इसीलिए बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि देश की हर बड़ी और छुपी हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में बस इतना याद रखिए, लोकतंत्र में अहमियत का जवाब बहस होती है, हिंसा नहीं। विचारों का जवाब तर्क होता है, धमकी नहीं। और जब तक सर तन से जुदा जैसी भाषा बोलने वालों पर कानून का डंडा एक जैसा नहीं चलेगा, तब तक ये देश सच में बराबरी और इंसाफ का देश नहीं बन पाएगा। मैं हूं विकी कुमार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।